कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक पुराना स्कूल जहाँ पर कई सारे बेघर और अनाथ बच्चे थे और यहीं पर इस कहानी के मेन कैरेक्टर भी हैं जिनके नाम क्लेटस और फ्रांसिस हैं। यहाँ एक तरह का ये असाइलम है और यहाँ कुछ डॉक्टर अपने हिसाब से इन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तभी फ्रांसिस यहाँ पर रोने लगती है। क्लेटिस ये देखकर पूछता है कि डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा। ये सुनकर फ्रांसिस जवाब देते हुए कहती है कि उसकी म्यूटेशन पावर बहुत तेजी से बढ़ रही है और वो धीरे धीरे एक तरह से म्यूटेंट में बदलती जा रही है और इसी चीज की वजह से कुछ लोग फ्रांसिस को यहाँ से गाड़ी में भरकर ले जाते हैं। जाते जाते क्लेटस ने फ्रांसिस से ये भी बोला था कि वो लोग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि तुम उनकी आखिरी उम्मीद हो। इधर जब फ्रांसिस को ले जाया जा रहा होता है तब बीच रास्ते में फ्रांसिस की पावर एक्टिव हो जाती है और वो अपने सोनिक बूम से इन सभी लोगों को मार देती है और जो वैन में लोग थे वो घबराकर फ्रांसिस पर गोली चला देते हैं और ये गोली इसकी आंख पे लगती है। यहाँ पर इन सभी को लगता है कि ये मर चुकी है, लेकिन यहाँ किसी ने फ्रांसिस को बचा लिया है। फिर इसके बाद मूवी बढ़ती है प्रेजेंट की ओर और हमें पता चलता है कि फ्रांसिस को रेवन क्राफ्ट में रखा गया है। एक तरह की ये जेल है जहाँ पर सुपर ह्यूमन लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है। फ्रांसिस अब बड़ी हो चुकी है और वो यहाँ पर इन साइंटिस्ट ग्रुप के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। फिर इसके बाद इसके सेल में एक लड़का इसे न्यूज़पेपर देता है जिसकी हेडलाइन होती है कि क्या क्लेटिस को मौत की सजा देनी चाहिए। दरअसल अब तक क्लेटिस बहुत बड़ा हत्यारा बन चुका है और ज्यादा सबूत न होने के कारण उस पर सुनवाई नहीं की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो आर्टिकल है उसको एडी ब्रॉक ने छापा है और यहाँ डॉक्टर इसको भड़काती भी है ये कहकर कि क्लेटिस जैसे लोगों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं डिटेक्टिव पैट्रिक को जो उस समय एडी ब्रॉक से बात कर रहा है। पैट्रिक यहाँ एडी से कहता है कि क्लेटस तुमसे बात करना चाहता है। इसके जवाब में एडी बोलता है कि मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहता और उसको ऐसी क्या मजबूरी है जो मुझसे बात करेगा। पैट्रिक जवाब देते हुए कहता है कि शायद वो उन डेड बॉडीज के बारे में बताना चाहता है। इसी कन्वर्सेशन के बीच में एडी के अंदर जो वैनम होता है वो यहाँ पर पैट्रिक को खाने वाला ही होता है, लेकिन एडी उसको खींचकर बाथरूम के अंदर ले जाता है और वैनम कहता है कि हमें सिटी में जाकर लोगों को बचाना चाहिए। वैनम की बातें सुनकर एडी सबसे पहले वैनम को पैट्रिक को खाने से रोकता है और क्लेटस से एक बार मिलने को मना लेता है। वहीं यहाँ पर पैट्रिक और उसके साथ की ऑफिसर चुपके से वैनम और एडी की बातें सुन रहे होते हैं। फिलहाल इसके बाद एडी क्लेटस से मिलने आ जाता है और एडी यहाँ पूछता है कि आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और क्लेटस जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें मेरे फैंस के लिए एक न्यूज को प्रिंट करना है जिसके बदले वो एक स्पेशल इंटरव्यू देगा और वो इस इंटरव्यू में वो सब बताएगा जो कुछ भी उसने किया है। फिर एडी यहाँ इससे पूछता है कि आखिरकार तुमने मुझे ही क्यों चुना, मतलब मैं तुम्हारा ये काम क्यों करूँ। इसके जवाब में क्लेटस बोलता है कि बस तुम मुझे पसंद हो और फिर इसके बाद एडी वही सब प्रिंट करता है जो फ्रांसिस ने उस सेल में एडी ब्रॉक के आर्टिकल में पढ़ा था। इसके बाद यहाँ से एडी जब जा रहा होता है तब इसकी नजर क्लेटस के सेल की दीवारों पर जाती है और वहाँ पर कई सारे अजीब डिजाइन बने होते हैं और इन्हीं डिजाइन में कुछ मैसेजेस भी लिखे होते हैं। फिलहाल जाते जाते क्लेटस एडी से कहता है कि मुझे भूल मत जाना। एडी के बाहर आ जाने के बाद पैट्रिक पूछता है कि क्लेटस ने तुम्हें क्या बताया। एडी कहता है कि अभी तक मुझे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मेरी खोजबीन जारी है और वैसे भी ऐसी चीजों को पता करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और फिर एडी यहाँ पर पैट्रिक को छोड़कर अपनी बाइक से निकल देता है और फिर घर पे पहुंचकर वैनम और एडी जो भी कुछ उन्होंने दीवार पे देखा था उसको ड्रॉ करने लगते हैं। यहाँ वैनम के पास ये भी पावर है कि वो किसी भी चीज को देखता है तो वो अपनी यादों में उसको हमेशा के लिए कैद कर लेता है और इसी पावर का यूज करके यहाँ पर एडी और वैनम उस दीवार पे लगे हुए सारे कोड को डिकोड कर रहे हैं। और इन सब के बाद इन दोनों को एक बीच की लोकेशन मिलती है जहाँ पर क्लेटस ने इन सभी डेड बॉडी को छुपा के रखा था और अगले दिन हम देखते हैं कि कई सारे पुलिस वाले उसी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और उन्हें वहां पर कई सारी डेड बॉडीज मिली हैं। और ये खबर जब पैट्रिक को पता चलती है तो वो बहुत बुरी तरह नाराज हो जाता है क्योंकि इस खबर से पैट्रिक का प्रमोशन भी हो सकता था, लेकिन एडी ब्रॉक ने उसे अपने फायदे के लिए यूज किया। वहीं कुछ पत्रकार एडी ब्रॉक से पूछते भी है क्या तुम और क्लीटस एक दूसरे के दोस्त बन गए हो, क्योंकि उसने अब तक ये किसी को नहीं बताया जो तुम्हें बताया है। और फिर इसके बाद क्लीटस का ये राज सामने आने के बाद उसको मौत की सजा सुना दी जाती है। साथ ही फ्रांसिस को भी इस खबर के बारे में पता चल जाता है और फ्रांसिस बुरी तरह से चिल्लाना शुरू कर देती है। उधर एडी क्लेटिस के लिए भी बुरा बन गया है क्योंकि उसे लगता है कि एडी ने उसे धोखा दिया और इधर एडी इस खबर को रातों रात सॉल्व करने के कारण पूरे शहर का हीरो बन गया है। दूसरी तरफ वैनम एडी से कहता है कि वो साथ मिलकर इस शहर के सभी दुश्मनों का खात्मा कर देगा और तब वो उन सबकी मुंडी खाएगा क्योंकि वो मुर्गी खाते खाते पक गया है, इसलिए अब वो इंसान को खाना चाहता है। एडी ये सुनकर कहता है कि हमारे पास क्लेटस की केस की जिम्मेदारी है और अब हम और कोई भी सिरदर्दी नहीं लेना चाहते। वहीं अगर किसी पर्सन की हमारी वजह से मौत होती है या कोई भी मिसिंग होता है तो सीधा FBI का शक हम पर ही जाएगा और इसलिए हम कोई भी नई मुसीबत नहीं लेंगे। और फिर ये सुनकर वैनम और एडी के बीच में फिर से झड़प होना शुरू हो जाती है। ये झड़प शांत होने के बाद एडी मिसेस चैंग के पास जाता है और फिर यहाँ से वैनम की भूख को शांत करने के लिए मुर्गियों के फॉर्म में जाता है। यहाँ वैनम भरपेट खा लेता है और जब वो रास्ते में आ रहे होते हैं
तब वो देखते हैं कि एक चोर किसी लेडी को परेशान कर रहा है। यहाँ वेनम आउट ऑफ कंट्रोल होकर इस चोर को पकड़ लेता है, लेकिन एडी यहाँ मना करता है कि इसको मारना नहीं है, बस ये एक मामूली चोर है। वेनम एडी की ये बातें सुनकर चोर को छोड़ देता है और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। तभी यहाँ एन का कॉल एडी को आता है और एन एडी से मिलना चाहती है। इसके बाद ये लोग एक जगह होटल पर मिलते हैं और यहाँ एना को पता है कि वेनम अभी भी एडी ब्रॉक के अंदर है और एडी उससे लगातार अभी भी बातें कर रहा है। इसीलिए एना एडी से पूछती है कि क्या तुम्हारे अंदर अभी भी वेनम है। एडी जवाब देते हुए कहता है नहीं, वेनम तो मर चुका है। यहाँ पर एन एडी को बताती है कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। ये सुनकर एडी थोड़ा इमोशनल तो हो जाता है। इसके बाद एन अपनी एंगेजमेंट रिंग एडी को दिखाती है और उसकी तरफ देख के कहती है कि और वेनम कैसे हो, मुझे पता है कि तुम इस समय एडी के अंदर हो, प्लीज एडी का ख्याल रखना। ये सब सुनने के बाद एडी थोड़ा परेशान हो जाता है और अपनी बाइक लेके चल देता है। रास्ते में वेनम इस ब्रेकअप के बारे में बोलता है कि तुम्हें इन छोटी छोटी बातों के लिए दुखी नहीं होना चाहिए, हम किसी बड़े मकसद के लिए बने हैं। इसके जवाब में एडी कहता है कि तुम्हें कभी प्यार नहीं हुआ है, इसलिए तुम मेरी फीलिंग्स और बातों को कभी नहीं समझ सकते हो। इसके बाद अगले दिन का सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वेनम अपने लिए खाना बना रहा है। साथ ही वेनम यहाँ पर एडी से ये भी कहता है कि जब तक तुमको एक पौष्टिक नाश्ता नहीं मिलेगा तब तक वेनम का पेट भी नहीं भरेगा। और इन्हीं सब के बीच में हम देखते हैं कि एडी के पास एक लेटर भी है। ये लेटर क्लेटस ने लिखा था जिसमें उसने बताया कि मौत की सजा सिर्फ तुम्हारी वजह से मिली है। साथ ही वो यहाँ पर ये भी बताता है कि उसी ने ही अपने माँ बाप को मारा है। वो आगे एक म्यूटेंट फ्रांसिस से मिला जिसके पास वोकल सोनिक बूम पावर थी। बच्चे जब क्लेटिस को मारते थे तो वो हमेशा मुझे यहाँ आकर बचा लेती थी, इसीलिए क्लेटस और फ्रांसिस अच्छे दोस्त बन गए और बस वो आखिरी बार एडी ब्रॉक से मिलना चाहता है। इसके बाद एडी ब्रॉक क्लेटस से मिलने जेल में चला जाता है, जहाँ क्लेटस बताता है कि वो हमेशा के लिए एक परिवार चाहता था। इसके जवाब में एडी कहता है कि अपनी माँ, दादी और बहन को मारकर ये परिवार निभाना तो मुश्किल हो ही जाता है। क्लेटस यहाँ बताता है कि मेरे मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो और तुम एडी एक इंसानियत के नाम पे कलंक हो। यहाँ पर ये क्लेटस जानबूझ के बोल रहा था एडी ब्रॉक को और इसलिए एडी ब्रॉक को भी धीरे धीरे गुस्सा आने लगता है और अंदर छिपा वेनम भी गुस्सा करने लगता है और एडी ब्रॉक क्लीटस पे हमला कर देता है। लेकिन यह क्लीटस एडी के हाथ पे काट लेता है और क्लेटस कहता है कि मैंने पहले भी खून को चखा है लेकिन तुम्हारा खून अजीब है। और इसी खून के साथ वेनम का एक छोटा सा टुकड़ा क्लेटस के चेहरे पे लगा रह जाता है और क्लीटस इसे तुरंत खा जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एडी ब्रॉक अपने घर पहुंच चुका है और वेनम उससे माफी मांग रहा है क्योंकि उसने अपने आप पे कंट्रोल खोकर क्लीटस पे हमला कर दिया था। इसलिए एडी वेनम के ऊपर नाराज है और कहता है कि तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए और अगर तुमने सही में क्लीटस कैसिडी को मार दिया होता तब उसकी मौत का इल्जाम सीधा मुझ पर आता। और इसके बाद धीरे धीरे इन दोनों के बीच में बहसबाजी शुरू हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत गाली गलौज करते हैं और इन्हीं सब में एडी ब्रॉक वेनम से कह देता है कि तुम एक लूजर थे अपने प्लेनेट पर और मेरी वजह से तुम्हें एक पहचान मिली है। ये सब सुनने के बाद वेनम एडी को छोड़कर उसके घर से चले जाता है और यहाँ पर जाते हुए वेनम एडी की बाइक को बुरी तरह से तोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं क्लीटस कैसिडी को जिसको मौत की सजा सुनाई जा रही है। यहाँ पर पहले से ही क्लीटस के अंदर वेनम का एक छोटा टुकड़ा है और जब इसको यहाँ मारा जा रहा होता है तब इसके अंदर का ये वेनम सिम्बियोट कार्नेज बनकर बाहर आता है और यहाँ ये जो कार्नेज है ये वेनम सिम्बियोट और इसके शरीर में जाकर केमिकल लोचे के साथ कुछ नया क्रिएट हुआ है। सभी लोग यहाँ से चिल्ला के भाग रहे होते हैं और इनमें से कार्नेज कई लोगों को मार भी देता है। आगे वो और भी कई सारे लोगों को मारता है और हमें ये भी दिखाया जाता है कि कार्नेज वेनम से काफी बड़ा है, उससे ज्यादा पावरफुल है और उससे ज्यादा डेडली भी। यहाँ कार्नेज जेल के कई सारे लोगों को मारता है और कई सारे कैदियों को आजाद कर देता है और वो इन कैदियों के साथ जेल तोड़कर यहाँ से निकल जाता है। इसके अलग एडी को भी पता चल जाता है कि क्लेटस बाहर आ चुका है, इसीलिए डिटेक्टिव पैट्रिक एडी से मिलने उसके घर आए हैं। पैट्रिक एडी से कहते हैं कि आज तक तुम ऐसे इकलौते इंसान हो जो क्लेटस से मिला है और तुमसे मिलने के बाद क्लीटस की अब ये हालत है, हो ना हो इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। वहीं एडी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्लेटस कैसे कार्नेज में बदल गया। दूसरी तरफ क्लीटस अब पूरी तरह से आजाद है और उसके अंदर का कार्नेज क्लीटस से बात कर रहा है। यहाँ ये सिम्बॉइड अपने होस्ट क्लेटस को बताता है कि इस दुनिया में एक और सिम्बॉइड है जिसका नाम है वेनम और हम लोग किसी भी तरह वेनम को खत्म कर दे तो पूरी दुनिया में हमारा राज होगा। कार्नेज की बात सुनकर क्लेटस सीधा अपनी गर्लफ्रेंड को छुड़ाने निकल जाता है और ये वही असाइलम है जहाँ फ्रांसिस को उसके बचपन से कैद करके रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ एडी उसी अनाथ आश्रम में पहुंच चुका है जहाँ कभी क्लेटस और फ्रांसिस रहा करते थे। एडी की नजर यहाँ एक पेड़ पर जाती है जहाँ वो क्लेटस और फ्रांसिस का नाम गुदा हुआ देखता है। ये देखकर एडी को धीरे धीरे समझ में आने लगता है और वो तुरंत डिटेक्टिव को कॉल करता है और बताता है क्लेटस अब फ्रांसिस को बचाने जाएगा। और हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है
कि यही वो डिटेक्टिव था जिसने फ्रांसिस की आंख पर गोली मारी थी और इसे आज भी लगता है कि फ्रांसिस मारी जा चुकी है। ये सुन के डिटेक्टिव थोड़ा परेशान होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं क्लेटिस को, जो अब फ्रांसिस के पास पहुंच चुका है। यहाँ क्लेटस कार्नेज की फुल फॉर्म में आकर फ्रांसिस को यहाँ से निकाल देता है, लेकिन यहाँ तभी पुलिस भी इनका पीछा करने लगती है। कार्नेज यहाँ पर इन सभी पुलिस वालों को मार देता है और यहाँ इन सब की डेथ का शक सीधा एडी ब्रॉक पर जाता है, क्योंकि अब तक दुनिया सिर्फ यही जानती है कि एडी के पास ही ऐसा सिम्बॉइड है और दूसरा अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। इसीलिए एडी ब्रॉक को पकड़ लिया गया है और डिटेक्टिव पैट्रिक उससे पूछताछ कर रहे हैं। यहाँ पर पिछली लड़ाई में एडी से वेनम अलग हो चुका है, इसीलिए एडी यहाँ से भाग नहीं सकता। वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और जब वो यहाँ पर आती है तब एडी ब्रॉक बताता है कि उसके अंदर वेनम नहीं है, तुम बस उसे ढूंढो और कैसे भी मेरे पास ले आओ। और जो तुमने शहर में होता हुआ देखा वो क्लेटस कर रहा है और अगर हमें क्लेटस को रोकना है तो किसी भी ढंग से वेनम को लाना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम वेनम को देखते हैं कि वो एक के बाद एक पार्टी कर रहा है, साथ ही वो अपने लिए कई सारे शरीर भी बदलता है और यहाँ पे वेनम को ये भी पता चल जाता है कि वो किसी भी शरीर के लिए फिट नहीं बैठ रहा, साथ ही वो कई दिनों से भूखा भी है। इसीलिए वो यहाँ पर मिसेस चैंग की शॉप में आता है जहाँ एडी अक्सर आया करता था। मिसेस चैंग वेनम को जानती हैं, इसलिए वेनम इनसे खाने के लिए चॉकलेट मांगता है और तभी यहाँ पर एनी की एक्स गर्लफ्रेंड भी यहाँ आ जाती है, क्योंकि वो वेनम को ढूंढ रही थी और उसका शक था कि वेनम यहीं कहीं मौजूद होगा। इसीलिए ये मिस चैंग को बताती है कि एडी को वेनम की जरूरत है और वेनम पहले से ही इनकी बॉडी में होता है, इसलिए वो मान जाता है कि वो एडी से मिलने जाएगा। फिर इसके बाद वेनम एडी की एक्स गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर एडी के पास पहुंचता है। ये तीनों जेल तोड़कर यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लेटस और फ्रांसिस ने उसी अनाथ आश्रम को जला दिया है और अब इनके सामने कार्नेज भी है। कार्नेज यहाँ कहता है कि हमें किसी भी तरह से वेनम को खत्म करना है ताकि पूरी दुनिया में सिर्फ मेरा राज हो। इसके अलावा डिटेक्टिव पैट्रिक पूरे शहर में एडी ब्रॉक को ढूंढ रहे हैं और फिर अचानक से यहाँ पैट्रिक के सामने क्लेटस आ जाता है, जो यहाँ से पैट्रिक को किडनैप करके ले जाता है। दूसरी तरफ फ्रांसिस एडी के घर पहुंच चुकी है। इस समय एडी ब्रॉक घर पर नहीं है, इसलिए फ्रांसिस की नजर यहाँ पर इसके इंगेज रिंग पर जाती है और फिर इसे पता चलता है कि एडी की एक एक्स गर्लफ्रेंड भी है और फ्रांसिस इसके बाद सीधे इसके एक्स गर्लफ्रेंड के पास जाती है। फ्रांसिस इसको यहाँ से किडनैप कर लेती है और उसके पति को एक इनविटेशन देती है अपनी शादी का। अब तक एडी को पता चल गया है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड क्लेटस और फ्रांसिस के पास है और वो दोनों इस समय एक चर्च में हैं जो शादी करने वाले हैं। यहाँ पर डिटेक्टिव पैट्रिक भी है, साथ ही एडी ब्रॉक की एक्स गर्लफ्रेंड भी। तभी अचानक से यहाँ पर वेनम भी पहुंच जाता है। वेनम को यहाँ देखकर क्लेटस के अंदर से कार्नेज बाहर आने लगता है और वेनम जैसे कार्नेज को देखता है वो डर के फिर से एडी के अंदर छुप जाता है। एडी वेनम से पूछता है कि क्या हुआ। वेनम बताता है कि ये रेड कार्नेज है और ये सिम्बॉइड बहुत ही तेज, चालाक और पावरफुल होते हैं और इनसे लड़ना नामुमकिन है। एडी वेनम को पंप करने लगता है कि बस तुम मेरा साथ दो और इसके बदले तुम कभी भी और किसी भी इंसान को खा सकते हो, मैं तुम्हें अब कभी मना नहीं करूंगा। ये सुनते ही वेनम एडी के शरीर से बाहर आ जाता है और फिर कार्नेज और वेनम के बीच में बैटल होती है। यहाँ कार्नेज वेनम से बहुत शक्तिशाली है और इसलिए वो वेनम पर धीरे धीरे हावी होने लगता है। वहीं जो यहाँ पे म्यूटेंट फ्रांसिस है वो इधर जोर जोर से चिल्ला रही होती है, इसके कारण उसके अंदर से सोनिक बूम निकलते हैं और उसकी वजह से कार्निक अपने होस्ट को खो रहा होता है। वहीं चर्च में बज रहा घंटा भी इन पर इफेक्ट डाल रहा था और इन दोनों के सिम्बॉइड इनकी बॉडी से अलग हो रहे थे। पर इसके बाद जैसे ही घंटे की आवाज बंद होती है, इनके सिम्बॉइड इनके शरीर ढूंढ लेते हैं और फिर इन दोनों के बीच में फिर से फाइट होने लगती है। फाइट के कुछ समय बाद यहाँ कार्नेज एडी की एक्स गर्लफ्रेंड को लेकर ऊपर जाने लगता है। वेनम भी इनका पीछा करता है, लेकिन चर्च की छत गिरने के कारण वो नीचे दब जाता है। वेनम एडी को बता रहा होता है कि कार्नेज से जीतना आसान नहीं है, वो सच में बहुत पावरफुल है। फिर यहाँ ऊपर फ्रांसिस भी आ जाती है जो क्लेटस को एडी ब्रॉक की गर्लफ्रेंड को छोड़ने को कहती है, लेकिन अब यहाँ पर कार्नेज का पूरा कंट्रोल है क्लेटस पे, इसलिए वो फ्रांसिस को पकड़ लेता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। और इधर कार्नेज जिसके अंदर क्लेटस है वो अपनी गर्लफ्रेंड फ्रांसिस को देखकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कार्नेज ऐसा होने नहीं देता और इस समय कार्नेज ने क्लेटस पर पूरा कंट्रोल ले लिया है। वहीं वेनम पत्थरों के नीचे से अपने आप को निकाल लेता है और वो सीधा बढ़ने लगता है कार्नेज की तरफ और कार्नेज जिसके पास एडी ब्रॉक की गर्लफ्रेंड है वो इसको ऊपर से ही छोड़ देता है। इससे पहले ये जमीन से लड़के मर जाती, लेकिन वेनम यहाँ आकर इसको बचा लेता है। कार्नेज यहाँ पर वेनम को पूरे ढंग से मारना चाहता है और वो इसलिए अपने स्पाइक्स वेनम के अंदर घुसा देता है। यहीं पर फ्रांसिस को भी होश आ चुका है, जिससे वेनम कहता है कि तुम अपने सोनिक बूम का यूज करो और जैसी वो ये करने वाली थी कार्नेज उसे भी मारकर दूर कर देता है। अब इस चीज की वजह से फ्रांसिस तेजी से नीचे गिर रही होती है और इसीलिए वो जोर से चिल्लाती है और फिर कई पावरफुल सोनिक बूम शूट होते हैं, जिससे बहुत सारा सोनिक साउंड क्रिएट होता है और इसकी वजह से चर्च का घंटा और दीवारें नीचे गिरने लगती हैं। इतने शोर की वजह से इन दोनों के बॉडी के अंदर जो सिम्बॉइड है वो दोनों इनकी बॉडी से दूर हो जाते हैं और इससे पहले कार्नेज क्लेटिस के पास जाता
तब तक एडी ब्रॉक के अंदर वेनम आकर इस कार्नेज को कच्चा चबा जाता है। मतलब वो कार्नेज सिम्बियोट को खा लेता है, साथ ही क्लेटस की मुंडी को भी साफ कर देता है। अब तक फ्रांसिस और क्लीटस ये दोनों मारे जा चुके हैं और पुलिस भी अब यहाँ पे आ चुकी है, इसलिए वेनम एडी को लेकर यहाँ से निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि एडी ब्रॉक मैक्सिको में छुट्टियां मना रहा है। वेनम यहाँ पर एडी के शरीर से निकलकर उससे कहता है कि ओशो कहते हैं कि जिसे प्यार करो उसे आजाद कर दो, और फिर यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। फिर इसके बाद आता है मार्वल का आइकॉनिक एंड क्रेडिट सीन, जहाँ वेनम अपने यूनिवर्स और अपने लोगों के बारे में बता ही रहा होता है, लेकिन तभी आसपास की चीजें ग्लिच करने लगती हैं और हमें पता लगता है कि एडी ब्रॉक और उसका वेनम मार्वल के 616 यूनिवर्स में पहुंच चुका है, जहां एमसीयू का टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन भी है। तो भाई लोग, ये था वेनम 2 मूवी का एक्सप्लेनेशन। कुछ दिनों में इसका अगला पार्ट वेनम द लास्ट डांस भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप उसका भी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।